global advertiser for innovative outdoor solutions. प्रिय स्वजनों, ये पहला काम हमें करना है. We have to make a difference in our own self. कैसे होगा सर्विस? और प्रफुल्ल जी ने और विद्युतमा ने जो कॉन्सेप्ट रखा है ना, मेरे घर पे आए थे, घंटा डेढ़ घंटा बैठे, सब बहुत इंटरेस्ट डिटेल से समझाया. एक एक कॉन्सेप्ट को देवनागरी में, संस्कृत, हिंदी वर्ड लिख करके. तो सर्विस शब्द ऐसे तो मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने शब्द लिया सेवा. इंग्लिश में भी लिखा जाए तो सेवा होता है 4 अक्षर, SEVA. तो SEVA कैसे करें? इट्स एन एक्रोनिम. S से सबसे पहले है सेवा का आनंद तभी आता है. वी कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू सर्विस इफ द सर्विस S सेवा इज सेल्फलेस. 3 बातें मैंने उसमें रखी. सेल्फलेस कैसे होगी? निस्वार्थ हो, निरहंकार हो और निर्दोष. सेवा में यदि स्वार्थ आ गया, भगवद गीता पूरी जो निष्काम कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अनुभव से एक बात कहता हूं प्रिय स्वजनों, जैसे ही किसी भी प्रवृत्ति में से आप स्वार्थ को निकाल दो, उसको निष्काम बना दो, तो वो प्रवृत्ति दिव्य बन जाती है, डिवाइन बन जाती है. ये गीता का कर्मयोग है. आधुनिक शब्दों में मैंने उसको रखने का प्रयास ये किया है कि द मोमेंट निष्कामता आती है, निस्वार्थ सेल्फलेसनेस आती है, कि तुरंत एन इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स इनटू इंस्टीट्यूशन. एंडीवर इवॉल्व्स टू एन एंडियरमेंट. Perspiration changes into passion and toil becomes tranquility. Nishkamta, it's a key. Selflessness. काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन काम में जब अपेक्षा है, when you expect something out of it, कि मैं ये काम करूं, उससे मुझे ये मिले, not necessarily money all the time, recognition, power, position, वाहवाही, ये जब मिले तब कोई भी काम होगा वो ड्रेजरी बन जाएगा. आज नहीं तो कल वो होगा, उससे बोर्डम आएगा ही नहीं. लेकिन काम में से जब अपेक्षा निकल जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट निकल जाती है, तब सर्विस का आनंद आने लगता है. तो पहली बात है सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता. उसमें आया दूसरा निरहंकार, ईगोलेसनेस. पहले सेल्फनेस को निकाल लीजिए, फिर सेल्फ को ही निकाल लीजिए. हो रहा है या कर रहे हैं. गोल सेटिंग के लिए आपको लगेगा कि यस मुझे करना है, लेकिन जब परिणाम आता है, प्रोसेस में से आप जा रहे हो और एक्चुअली जब रिजल्ट आता है, तब आपको लगना चाहिए कि ये हो गया. आई डिड नॉट डू इट, इट हैपेंड. और ये जब स्थिति आती है निरंकार, जब उसमें से आप ईगो को निकाल दो, बहुत कठिन बात है. कहना आसान है, सुनना तो उससे भी आसान है. लेकिन वो ईगो को जब निकाल लोगे, तब यू विल फील दैट इट एक्चुअली मेड अ डिफरेंस टू योर ओन सेल्फ एंड टू द अदर्स. कैसे हो? अपने जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कई बार मेरे डिस्कोर्सेस में कहा. वेकेशन का समय था, summer vacation. I always used to visit my grandmother in a small village in Gujarat. और no reservations, third class compartment, unreserved compartment में जाता था मैं. उस समय मेरे लिए कोई business class की या first class के tickets नहीं भेजता था. तो it was a reality. और वो reality याद है, इसलिए भगवान ने आज जो position दी है, उसमें भी पैर जमीन पर टिके रहते हैं, नहीं तो उड़ना बहुत आसान हो जाता है. अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जाता था मैं. सूरत स्टेशन आया, इतना केओस, पैसेंजर उतरने वाले, चढ़ने वाले, हॉकर्स, फूड बेचने वाले, वेंडर्स, सब लोग, पोर्टर्स, ये सारे केओस के बीच में एक आवाज, वेरी श्रिल, वेरी शार्प वॉइस, अंधे को कुछ दे दो बाबा, चल रहा.
some beggar on the platform. And surely because of his shrill voice, he used to attract everyone's attention to him. हमने देखा कि मेरे कंपार्टमेंट में जो बैठा था वहाँ नीचे की सीट पे सब लोग थे, ऊपर की सीट पे भी 4-5 लोग बैठे थे। ऊपर की सीट पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने उस भिक्षुक को देखा, जेब में से 1 रुपया निकाला उसने, और विंडो सीट पर बैठे हुए जेंटलमैन से कहा एक्सक्यूज मी। तो विंडो पर बैठे हुए भाई साहब ने ऊपर देखा, तो ऊपर वाले ने उसको 1 रुपया देकर कहा कि वो ब्लाइंड जो बैगर है उसको दे दो। विंडो सीट पर बैठे हुए भाई ने ऊपर वाले से वो रुपया लिया और इधर आओ, ले लो। And I'm talking about at least 30 to 35 years back when a rupee had a value. एक साथ में कोई 1 रुपया दे दे तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। भिक्षुक इतना प्रसन्न हो गया, प्रशंसा करने लगा, अरे सेठ जी आप कितने उदार हैं, 1 रुपया दे दिया, लोग 5-10 पैसे मुश्किल से देते हैं, एक तुम्हारा भगवान कल्याण करे, तुम्हारा परिवार का विकास हो, तुम दानी हो, ऐसा हो ऐसा हो। And this gentleman coolly listening to all this praise, sitting at the window. And my age was like 14-15 at that time. मैंने ये पूरा दृश्य देखा, मुझे लगा ये ब्लाइंड बैगर जो है, अंध भिक्षुक, प्रशंसा किसकी कर रहा है? विंडो पर बैठे व्यक्ति की, क्योंकि he feels that he has given me. लेकिन विंडो पे बैठे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये प्रशंसा, ये प्रेज मेरी नहीं है, क्योंकि ये पैसा मैंने नहीं दिया, ऊपर वाले ने दिया है। तो ये स्वजन, जीवन में हमेशा देने वाला ऊपर वाला ही होता है। और प्रफुल्ल भाई, ये चाय का कप जब छलक जाए ना, तो वो ऊपर वाले की ही कुछ कृपा होती है कि तो छलक जाता है। देने वाला हमेशा, छलकने के बाद ईगो को कैसे निकाल दें, सेल्फलेस कैसे बना ले। बहुत मैंने ये किया, बहुत आसान है। हाँ, कई बार ये सब करना पड़ता है टू इंस्पायर अदर्स, टू मोटिवेट अदर्स, सो दैट अदर्स कैन सेट बेटर गोल्स देन अस, एंड अल्टीमेटली इट ट्रांसलेट्स इनटू द सोशल सर्विस। लेकिन उस समय हमारा ईगो अंदर से निकल जाना चाहिए। ऊपर वाला कर रहा है बस, दुनिया तो अंधी है, हमारी प्रशंसा कर रही है, दुनिया तो अंधी है, हमें मान सम्मान दे रही है, लेकिन जो दे रहा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो एफिशिएंसी हो, वो ऊपर वाला देता है। और तीसरी बात, सेवा शुद्ध होनी चाहिए। चाणक्य का वो दृष्टांत मुझे बड़ा पसंद है। चाणक्य वाज राइटिंग अर्थशास्त्र एंड अ चाइनीज विजिटर केम टू हिम, ही वांटेड टू हैव सम डायलॉग विद चाणक्य। चाणक्य ने कहा, इफ यू वांट टू वेट फॉर 15 मिनट्स, ही सेड यस आई विल। 15 मिनट तक चाणक्य लिखते रहे। लिखना पूरा हो गया, कलम बाजू पे रखी, एक दिया जो जल रहा था वो बुझा दिया, और बाजू में दूसरा दिया था वो जलाया, और चाणक्य ने कहा, यस नाउ वी कैन टॉक। वो चाइनीज विजिटर को इतना आश्चर्य हुआ, दोनों दिए, सेम ऑयल, सेम फ्यूल, सेम थिंग, एवरीथिंग, ये दिया आपने बुझा दिया, ये जला दिया, उसका क्यों कारण? चाणक्य ने कहा, अर्थशास्त्र जो मैं लिख रहा हूं, यार वो एक शर्ट नहीं थी। शो ने कहा, देख भाई, अभी तक मेरे पास 2 बड़े मेंशन है नहीं, 2 गाड़ियां है नहीं, $1,000,000 है नहीं, लेकिन 2 शर्ट तो है। That's where the service is. वैल्यू होनी चाहिए आपको भी, और जिसको दे रहे हो उसको भी। याद रखना, ऐसे ही लाके लोग फेंक जाते हैं, उसका महत्व नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा क्यों कुछ नहीं, सामान हम लाएंगे, लेकिन मेहनत के तो आपकी बहनें सीमेंट उठा कर लाए, ब्रिक्स, आप नहीं करोगे तो और कोई आके कर जाएगा, उनके मकान तो बनने वाले हैं, और ये सेवा क्यों नहीं करनी उनको? तो बुजुर्ग ने कहा, अलग अलग लोगों की कीट खाई है ना, उसका ये परिणाम है। तो जो सेवा देने आता उसका वैल्यू नहीं है उन लोगों को, ये नहीं चलेगा। और लास्टली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको अप्लाई करें तो उसका फॉलो अप होना चाहिए। आई थिंक दैट इज वाई
Very, very encouraging, whatever you say. Learning. The center of polio eradication in India is he has done a lot of good work in those areas where it was not. आप आइए घर पे आइए एक सेकंड ना सर। आप पूछ सकते हैं। जी चलो वीरा, थैंक यू। वीरा, या सर। जानना चाहेंगे आप यहाँ पे लाइक आज पहला दिन है रोटरी उत्सव का, यहाँ पे आके क्या कहना चाहेंगे रोटरी के लिए? रोटरी उत्सव, रोटरी क्लब ऐसे पूरे विश्व में जो बहुत सारी सेवा का काम करती हैं। आई वॉज़ हियर टू इनॉग्रेट, पूरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए मैं था यहाँ पर, और मैंने ये प्रेरणा दी है कि सेवा से कैसे फ़र्क पड़ सकता है, टू मेक अ डिफरेंस थ्रू सर्विस। और आध्यात्मिक रूप से मेरा ये कहना था कि सेवा से सबसे पहले हमारे भीतर जब फ़र्क पड़ेगा तो हम दूसरों तक वो फ़र्क समझा सकते हैं। सेवा शब्द के 4 अक्षरों को SEVA, सेवा से S पहले मैंने कहा कि सेवा सेल्फलेस होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। ई से मैंने कहा ईगरनेस, हमें उत्कंठा होनी चाहिए कि हम सेवा करें। केवल दूसरे पर उपकार करने के लिए सेवा नहीं की जाती, हमारे भीतर से एक प्रेरणा होनी चाहिए कि हम करना चाहते हैं। वी से वैल्यू, जो हम सेवा करते हैं उसका मूल्य हमारे लिए भी होना चाहिए और जिसके लिए सेवा की जाती है उसके लिए भी होना चाहिए। और फाइनली बहुत महत्वपूर्ण है ए से एटीट्यूड, सेवा करते समय भी हमारी नम्रता बनी रहनी चाहिए। हम एक प्रेम का सेतु लेकर जब जाए तो ही सेवा का महत्व होता है। और लोगों ने बहुत सुंदर रूप से इस बात को सराहा है और सेवा का कार्य हो रहा है। जिस तरह आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, काफ़ी डिग्निटरीज यहाँ पे आएंगे, जिनको फेलिसिटेट भी करेंगे उनके कामों के लिए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह के बॉलीवुड भी है, जो पॉलिटिशियन शत्रुजी भी जी, आएंगे, उनके जी। लिए क्या कहेंगे आप? आज के युग में केवल भारत में नहीं, समग्र विश्व में सेवा की आवश्यकता है। यदि हमारे पास प्रभु ने कुछ अधिक दिया है, भौतिक वस्तु हो या समझदारी हो, समय हो, तो हमारी वो अधिक वस्तु समाज के काम में आए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। और यदि ये कर्तव्य हम नहीं निभाते तो कहीं चूक जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में रह करके व्यक्ति ये काम कर सकता है, एजुकेशन के फील्ड में रह कर सकता है। अब जो बात करें बॉलीवुड के जो लोग आएंगे वो अपने क्षेत्र में से भी सेवा का काम करते हैं। हिमेश जी मेरे बड़े प्रिय हैं, शत्रुदास भी मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो शत्रुघ्न जी पॉलिटिक्स में फील्ड के रहकर कर सकते हैं, कोई उद्योग के क्षेत्र में रहकर करें, हम अध्यात्म के क्षेत्र में रहकर करते हैं। तो सेवा ये अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है। और शरीर अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब शरीरों की बनाने वाली जो आत्मा है वो तो परमात्मा एक ही है। और उसका अभ्यास जब हो जाए तो सेवा एक भक्ति बन जाती है, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक जो सफाई अभियान जो चल रहा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र भाई से बहुत अच्छा संबंध रहा और उनका शुरुआत से जब चीफ मिनिस्टर से सबसे स्नेह रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उनका पत्र भी आया है मुझ पर। स्वच्छता में ही परमात्मा का निवास होता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई ने शुरू किया है और सभी लोग उसमें जुड़ रहे हैं। मैंने भी जब यह शुरू किया तो अपने जन्मदिन के समय बोरीवली विस्तार में वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल जी शेट्टी और बाकी सब जो MLA हैं, धारासभ्य हैं, वो सब मिल कर के हमने स्वच्छता अभियान किया था। मुझे लगता है कि पूरे देश को जुड़ना चाहिए। स्वच्छता से परमात्मा की ओर जाएंगे, स्वास्थ्य की ओर जाएंगे और फिजूल के जितने खर्च हमारी दवाइयों के ऊपर होते हैं वो सब मिट जाएंगे। व्यक्ति का आयु बढ़ेगा तो उसकी उत्पादकशीलता बढ़ेगी, राष्ट्र को और अंत में विश्व में उसको फायदा होगा। सर, हम बात करेंगे कि अभी बजट भी आ रहा है, देश जहाँ पे अपनी आम बजट के ऊपर बजट का बिना विषय नहीं है। मैं तो अध्यात्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, अर्थशास्त्र में नहीं जानता। दूसरों की बात सुन के मैं आपसे कहूँ उससे तो अच्छा बेहतर होगा कि जो अथॉरिटी हो उसकी आप बात करें। रोटरी के लिए आप प्रफुल्ल जी को क्या कहेंगे? रोटरी प्रवृत्ति के साथ कई वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कई प्रवृत्ति हमने रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली से आँख के लिए जो काम किया था, ये बोरीवली क्लब जो होस्ट क्लब है इस बार की, वो आँख की सेवा बहुत करती है। हमने कथा के माध्यम से अच्छा सा चंदा इकट्ठा करके पहले जो उनकी भाड़े की जगह थी उसके बदले अपना क्लिनिक ले लिया है। अभी तक कुछ 1000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने आँखें प्रदान की हैं आई डोनेशन के माध्यम से। दूसरा, हमारा रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे बेव्यू में कैंसर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था।
तो वहाँ भी बहुत अच्छा चंदा इकट्ठा करके समाज की सेवा। तो अलग अलग क्लबों के माध्यम से जब वे मुझे निमंत्रण देते हैं तो कथा के माध्यम से अच्छा सा चंदा इकट्ठा करके लोगों को प्रेरणा देता हूँ, और कार्यकर भी वे बहुत अच्छे, बेसिकली दे आर नाइस पीपल और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद। सर May I request past district governor and AKS member Sajjan Goenka ji to please join me here with the honor to give the honors trophy to a citation to our guest speaker, Dr. Mufassal Agrawal. Mufassal, we call him Mufi. Mufi is also an honorary member of Rotary Club of Bombay Central. Wow. Actually, that was all not true. Some of them was not true. Firstly, Mr. Brian Stoll, Lady Maxim, welcome to India. I'm sure that these guys will give you a really good round of India. You might learn some driving here as well. DG Praful and First Lady Vidosma. I think she's managed to convince me to speak about this today. I was very, very shy to ever actually open up and speak about the true story of Iman. A lot has been said, and a lot you would have heard, mainly from media reports. And I'll try and show you why some of it is true, and most of it is not true. So, can I go forward? Do I have a printer? Take the slide. Can I get the slide to take it forward? Is there something here? Okay, so this was a story which probably held the world spellbound for quite some time. Okay, this is the cover of the week, and I think probably took the weight of 500 kilos to actually put me on the cover of the week. But as we speak, can I have the next slide? This, we are speaking in Bollywood, and this is Bollywood country, right? So this is a story full of hope, full of love, full of humanity, full of some struggle to not give up on life, and someone as crazy to find a surgeon who's even more crazier to try and never give up on that person. And also the story of betrayal, the story of money and its power, and how media can completely downplay and play superhuman efforts. So it all started from something like this. This was Iman Ahmed, and when she was just 3 years old. So it started from a very, very early part of her childhood. Can I have the next slide, please? And that's her. Next slide. And after around 25 years of her existence, she stopped walking at the age of 11 when she stopped going to school because her weight didn't allow her knees to walk anymore. So she was crippled and almost bedbound from the age of 11. She used to crawl in her house and go to various places. And by the age of 26 or 27, her sister started this Facebook campaign wherein she reached out to people because social media, as you realize, is a very, very powerful tool. Use it in the right way, it's fantastic. Use it in the wrong way, it can be a killer. Okay. So she, with the power of social media, reached out to the President Sisi. Next slide, please. And that was a letter in Arabic written to President Sisi, wherein she asked help, saying that I've reached out to doctors all across and not got any replies for them. Nobody wants to take my sister's case. She's 500 kilos, and that's a note from one of the doctors who she has shown, which she clearly states that she was 500 kilos. This was the last time she actually visited a hospital, which was 3 years before coming to India, wherein she suffered a stroke and her right side was completely paralyzed. Now, because she was 500 kilos, there was no machine in the world that could put her, neither MRI or CT, to put her into a machine to find out what exactly had happened to her. Of course, the moment this broke out, 23rd of October 2016 became a day wherein, from her tiny little room in Alexandria, Iman Ahmed suddenly was flashed across newspapers across the world. So you had various newspapers carrying her story, and that was a picture which was flashed all across. I, till that point of time, didn't even know who Iman Ahmed was.
I was pretty much in my own space, and that was Iman. And that is the picture which I was first sent. So, CNN carried it, NDTV, BBC, every known newspaper in the world carried it. Then someone who knew the family said that there's a little crazy guy in India somewhere. Maybe you should try your hand at it, and maybe he might just take on your sister's case. She said, you think he will? And then she Googled about me on the net, the sister did, and she sent me this formal letter of request saying, will you please, if you can read that, it says international fatness surgeon, because that's the literal Arabic translation of obesity surgeon. Okay? So the international fatness surgeon was sent this note, and I came on board. And I actually said, there was a small little video clip which she had sent to me along with this. And I don't know why I took it on, but there's only one reason why I took it on. Because I just believe in what Stephen Hawking says. There should be no boundaries to human endeavor. However bad life may seem, there's always hope. And that's what I believe, and that's why I practice medicine today. And this one too. That everybody thought it was something crazy to go out and try and stretch out to save just one person. But for that one person, it meant the entire world for her. And I thought she had lived all these years just for me to reach out and go and help her. And that's why I said yes. Because I could not see someone who was 26 years of age and lying on a bed, not being able to move around, in urine and stool, just moving her leg. She was fed while sleeping, and that was it. That was her life. So the first setback, after I said yes, came on because they didn't have passports. Now I didn't know that people don't have passports. So they were in Alexandria, and they went and got passports. Now they went to the Indian embassy and said, we want a visa for India, which was all very simple. But one of the consular officers said, I'm sorry ma'am, but you can't get a visa because we need you to stamp your fingers. So we need your fingerprinting and you need to get your sister. So she said, my sister's not moved out of her room for 25 years. And they said, no, that can't be true, and dismissed the case. So then, someone who was not used to social media became a victim of social media. And my father-in-law told me that our foreign minister, Madam Sushma Swaraj, is very good with Twitter. Why don't you tweet her? So I sat down and made a Twitter account, and it is probably the most famous tweet that I did. My first tweet, and it became really famous. I tweeted her saying, ma'am, I've tried normal processes, but they're not giving her a visa. This lady cannot. And I sent a picture to her. And all credit to her, because at that point in time, I didn't know Madam Sushma Swaraj was getting her renal transplant done the next day. She was in hospital, but within 2 hours, I got a reply saying, doctor, I've taken notice of your complaint, and we will do something about it. The next day, the ambassador called up the sister and said, your visas are ready, please come and get her. And that is how you can really save human life. So I think hats off to our foreign minister, because she did a fantastic job with that. And then we started thinking, now what? How do we fly this person all the way to India, right? And that's when media played its part and said, the Egyptian doctors are not good enough, that's what you think, and that's why you're flying all the way there. And I said, no, I've got a lot of friends amongst the Egyptian surgeons, and I would be really happy if they're ready to take your case on, and you don't need to come all the way. But the sister refused and said that my sister will die here, so you please help me, because they've all refused before. And that's when, for the first time in aviation history, someone who was a living human person, who was 500 kilos, was going to be flown 5,000 kilometers for the first time. Okay, so this was my first visit. I thought, let me at least go and see her, whether she's even fit enough to fly. The first time I went with Mr. Huzaifa Shahabi from Sethi Hospital, we visited her, and that's my first glimpse of Iman Ahmed, and it was true. She was just lying on a bed in one tiny little room, had never walked out of there for the last 25, 26 years. And for me, this was the kind of problem she had, right from head to toe. So she was paralyzed on the right side, she could not swallow because of the stroke, she could not speak. she had severe swelling on her legs, and a couple of the pictures which I will show you out there might disturb a few of you people, but that's exactly what I saw. So she had top to toe every conceivable disease problem. And I was thinking, am I still crazy enough to go ahead with this? But I thought, if I've come all the way to Alexandria and I've given hope to this person, let me go ahead with it. That is a leg, picture of a leg. And I'm sorry for showing you these, but this is the kind of problem that we were facing. Yeah.
I request the aide, our past district governor who have been going places, taking our guests from United Kingdom to different places. Past district governor Dr. Jain Kalkar to please join me here. One doctor to another doctor. And honor Dr. Mufi with a small token from our side. Friends, programs like this need support. Mufi, you'll wait for a second here. And you see our supporters here, both the sides. When we were discussing about having this program, many supporters came forward. I was talking 2 days ago to some people, and some came forward quite long ago, and few dropped at the last time. Last moment, last minute. We were in trouble. I phoned a Rotarian. Few Rotarians I sent a message that conference needs your support. And the gentleman, a very dear friend, a fellow Rotarian, he said, Praful ji, चिंता मत कीजिए, आपकी कॉन्फ्रेंस, बोरीवली की कॉन्फ्रेंस, हमारी कॉन्फ्रेंस है. Give me a day, I'll look for something and we'll try to get some supports. But it was difficult, time was running. The gentleman, the Rotarian, the fellow Rotarian friend phoned me again, Praful ji, give me 1 hour. My company, if I don't get anyone to support, my company will come forward to support you. In an hour, he called back that I had a meeting with my family members and we are going to come as a supporter for this call. I'll let you all know when the time comes, the gentleman, the family's name, but that's how we work. We have one supporter, Club Allied, and Mufi, Club Allied is a special company which is providing private jet services to the people who can travel like a taxi. You can walk in and you can fly from one place to another. And I'm very happy to share that you are getting a premium card, Club Allied, from the company. The card cost, it costs $1,000. It's cost zero for Mufassal Lakadwala. May I have someone from the Club Allied to join me here? Club Allied, can you call someone from Club Allied? Umesh, please follow. And Mufi, you have just one formality to do. They have one formality. You have to just give a signature that you have accepted the card. That card is with you. That company has a rule. Otherwise, the people sitting in the Japan, they will be naraz for that. If someone is coming from Club Allied, please let them come immediately. And friends, so good to hear Mufi. किस तरह से आपने किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफी के पास मुझे कोई सर्जरी के साथ लेने जाना पड़ेगा. और मुफी ने मुझे वादा किया है. बॉम्बे सेंट्रल में हम बॉम्बे सेंट्रल के इंस्टॉलेशन में मिले थे, मैं और विद्युतमा रूफटॉप पे उनका इंस्टॉलेशन था. We met and at that time I invited him in July 2017. I said, Mufi, wherever you are, you have to come for our conference. And there he is, landing directly from Dubai to Mumbai, flying to Oman tomorrow, and 2 days later to China, with few more stories like this, what he presented to us of Imam. And we all knew how it happened and how the media trial was done. I am indirectly connected with media, so I know media banata bhi hai, और media गिराता भी है. No one is from Club Allied? I'm surprised. But the card will reach you, Mufi. Thank you very much. Thank you so much. And I just wanted to say, before Iman, I was not a Rotarian. Now I'm one of you. So all I can say is that you saw the number of gifts I got, right? So 13 people is crazy because it's only crazy people who make this one. Go out and
the reason I started doing medicine was to save lives. For me, it's not a profession, it's a calling. Please do that the same way. All you doctors out over here, don't bother about what people talk about you. Just go out and try and save that one life, because it's worth it all in the end. Thank you so much. Telling you which, he will sing it for you, at least 2 lines. And he's also sung for Houseful 3. These are all chartbusters. Rishikesh, welcome here. And I can, why doesn't his wife join me? Here, come on, come. Come. First of all, it's not just singing. I think I was also a part of Rotary before. I was a road actor, and it used to be RI District 3140 at that time, and now it's 3141. So it's always, it feels great to be a part of Rotary, and whenever Rotary calls, it's really good. Thank you. Thanks a lot. ऋषिकेश जी क्या कहना चाहेंगे? रोटरी क्लब जो उत्सव जो आज सेलिब्रेट हो रहा है, डे 1 में आपको फेलिसिटेट किया गया, आपके काम के आपकी सिंगिंग को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? रोटरी क्लब डेफिनेटली बहुत एक इट्स ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट. रोटरी RI डिस्ट्रिक्ट 3141 पहले 40 हुआ करता था, अभी रिसेंटली 41 हुआ है. इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम. उनका एनुअल ये प्रोग्राम है, उत्सव है करके. बहुत अच्छा काम करती है रोटरी. पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है. एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे आज फेलिसिटेट किया फॉर माई सिंगिंग एंड ऑल. एंड इट्स गुड. इट्स ऑलवेज फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ रोटरी. एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी के हाथ से जो है प्रफुल्ल शर्मा जी, उन्होंने फेलिसिटेट किया. तो इट फील्स गुड. ऑर्गेनाइजिंग जो है उनके लिए क्या कहेंगे? जो आज इस तरह नॉर्मली जो हम इस तरह से अपने कामों को रिकग्नाइज मिलता है रोटरी के थ्रू, या जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? रोटरी, देखिए रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कहेंगे, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. एंड जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा लगता है रोटरी जब आपको रिकग्नाइज करती है, क्योंकि इट्स नॉट अ नेशनल बॉडी, इट्स इंटरनेशनल बॉडी. सो इट फील्स रियली ग्रेट. बहुत सारे लोगों को मिला अंदर. अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी. अफ्रीका के यहाँ से है, काउंसलेट के यहाँ से, अलग अलग फील्ड से लोग मिलते हैं यहाँ पे. तो बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात हुई थी. एंड एक बहुत नॉलेज भी मिलता है यहाँ पे आके. हाँ जी, अवार्ड दिया है एज अ प्लेबैक सिंगर करके. अपकमिंग प्लेबैक सिंगर हूँ. एंड फॉर माई एफर्ट्स फॉर डूइंग सिंगिंग, जो भी गा रहा हूँ थोड़ा बहुत गा रहा हूँ, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये किया, फेलिसिटेट किया. फॉर 2 लाइनें इस वेदर में. अच्छा, एक मेरी फिल्म का था, हाउसफुल 3 में था, गाना था, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, पीके टल्ली है सारे आज टांग उठा के. इतना ही. बहुत शोर है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग देख रहे हैं अभी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. हिंदी, इंग्लिश? हिंदी. सर थोड़ा लाइट. एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग के लिए. रोटरी आपको पता है कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, स्पेशली चैरिटेबल वर्क. जैसे कि बच्चों का हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसे देते हैं, पोलियो कैंपेन के लिए उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है. मेरे हिसाब से अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई और जिन्होंने कुछ लाइफ में किया है, अगर मोटिवेशनल स्पीक लोगों ने किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है.
मुझे कहा गया था कि एक चीज़ जो मैंने की थी जिससे मेरी लाइफ बदल चुकी थी, उसके बारे में बात करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंसान के लिए कुछ करते हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हो, तो वो कभी गवारा नहीं जाती है। तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इवेंचुअली दैट वर्क्स। सर्जरी के दौरान जिस तरह की डिफिकल्टी आपको मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारी पब्लिसिटी हुई भी है कि इस बारे में क्या पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। एक तरह का डॉक्टर के अलावा भी एक वर्क होता है, जो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर कितना भी मशहूर हो या कुछ भी हो, कभी भी मीडिया ग्लेयर के अंदर ऑपरेट करना नहीं चाहता, बिकॉज़ वो तो बहुत ही प्रेशर रहेगा। और इतना सब कुछ प्रेशर करके भी अगर आप देखोगे, तो हम जब अंदर गए थे ऑपरेटिंग थिएटर में, तो मैं सिर्फ म्यूज़िक सुन रहा था। मैंने वो कट ऑफ कर दिया था कि मीडिया क्या कहेगी। पहले जब मैंने केस लिया था तभी मुझे लग रहा था कि लोग चाहे कहे कुछ, मुझे नहीं लग रहा था कि वो बच के जाएगी। और पूरी दुनिया ने अब एक्नॉलेज किया है कि वो यहाँ से जब बच के गई तो एक मेडिकल मावल था। तो मीडिया नॉइज़ में हम ये भूल गए कि जो औरत मरने वाली थी वो बच के यहाँ से गई थी। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस तरह का लाइक आपका एज ए डॉक्टर पेशेंट का एक होता है कि सिर्फ पेशेंट का एक रिलेशन होता है कि सर्जरी हुआ खत्म हुआ, लेकिन आपका एक अलग ही बॉन्ड उनके साथ बन गया था। वो पूरे दौरान जितने दिन किए वो आपके साथ थी, उसके बारे में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ डॉक्टर पेशेंट का बॉन्ड नहीं था, ये कुछ और था। और ईमान और मेरा बॉन्ड एंडिंग तक भी नहीं टूटा था, बिकॉज़ जिस दिन वो जा रही थी, मैं उसे लास्ट मिलने गया था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के उसने छोड़ा ही नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो जाए यहाँ से, लेकिन उसके हाथों में नहीं था। जो भी कंट्रोल कर रही थी उसकी सिस्टर कंट्रोल कर रही थी। मेन चीज़ ये है कि उसकी वजह से बहुत से लोगों को जीने का मौका मिला जिन्होंने मीडिया ने कवर नहीं किया। जैसे कि अभी आप देख रहे हो वो फ्रेंच नेशनल उसे यूनाइटेड नेशंस ने एक प्राइवेट चार्टर में भेजा है। वो सेम बंदा था, इसको मीडिया ने कवर नहीं किया, उसको कवर किया था। तो बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाई है। ऐसा आखिरी में एक सवाल, लॉटरी के उत्सव के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का इनिशिएटिव आज कॉन्फ्रेंस के जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या? ये डीजी प्रफुल्ल ने बहुत ही अच्छा जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक प्रशंसनीय नायक चीज़ की है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोगों को वो लेके यहाँ पर आए। मैं उनमें से सबसे छोटा शायद स्पीकर हूँ, लेकिन बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताई, मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताई। और हर टाइम हम देखते हैं इंडिया में बहुत सी नेगेटिविटी रहती है, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ें सुनते हो तो आपका भी मन खुश हो जाता है और आपको भी लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ हो रही है हमारे देश भर में। और इंडिया इज़ आई थिंक अ ग्रेट कंट्री। हमने बहुत अच्छी चीज़ें की है। It's time that we start showing the world what all good things we do. Amrita, you have been a banker for a very long time. You have been a social activist. You've adopted villages. Now, when you work with women, for their upliftment or in the villages, do you think that the situation has really changed, or are we just, going in a direction we really do not know about? A very good afternoon to all of you and the panelists here, and it's a pleasure to be here at the Rotary District program today. And your question is whether I feel that situation is changing. Yeah. So I do not have a pessimistic view regarding the change in the scenario in our country and outside. When I talk about giving rights to a woman, it's not just about educating her and giving her the financial freedom. It starts with giving her the right to be born, to be alive. That is most important. Then when she's growing up at her place, the right that she gets equal opportunities, equal education, like her brother, that is important. And if you don't do so, it is like you don't need her much. And there are rapes, there are acid attacks. All these conditions tell us that women are not wanted. So condition is
not that good, but I'm not pessimistic because there are examples. There are bravery examples, and there are exceptional talents in women which are coming up. Latest example is Matunga railway station, where you have 41 women taking care of the whole railway station. And on 26th Jan, you might have seen BSF women performing the stunts, daredevil stunts, which earlier only men used to perform. And there are so many examples in education and other sectors, banking sector. Even women are conductors today. Women are into jobs which were so much male-oriented. So there is a lot of improvement in the scenario. But finally, it depends, as ma'am said, it is our mindset. It is the way our families treat the boy and the girl of the family. It makes a lot of difference. It is the way the society looks at a girl that makes a difference. And collectively as a whole, we have to make a difference. Similarly, in villages also, the scenario is changing. I have myself adopted 2 villages. And with role models coming into villages, telling their real life stories, strength stories, girls of villages are having that fire in the belly, and they are going ahead, getting themselves educated. Although higher education is still a problem in villages, but they are getting educated and they have that drive to do something in life. We'll come to quite a few points you both have raised. The best thing is that we are not pessimistic. So normally when we are said that women are against men and then they blame everything on men, that's not the case at all. And corporate hiring is a point that you raised, and financial independence of women, and the villages that Amrita has spoken about. So these are the points we are going to come to again in our discussion ahead. But Abha is here, and I would like to ask you, Abha, there are so many laws made by the government, and there are so many governments that have come and gone. But these laws have not given us the feeling of security. That today, when not just in a village, even in cities, and I'm not talking about Mumbai, but even Mumbai included, we don't feel very safe going out at about 1 or 2 at night. We need our husband or our father or our brother to accompany us. And the parents often keep calling, कि कहाँ पहुँचे तुम्हारा भाई लेने आ जाएगा. So why are our laws mainly on paper and not effective? Very true. I really feel worried and scared when I see the poor conviction rate. I mean, rape we know is happening every 20 minutes, but the conviction rate in rape cases is barely 28%. So that means almost 78 people go scot-free. I mean, even if you come to dowry deaths, we have a very strong law. In fact, we got 498A, which said even mental cruelty is a cognizable offense with 3 years imprisonment. But how much is the conviction? Not even 30%. And I would say because the investigation which is done by the police is faulty, we do not collect the forensics. The judiciary is also partly to blame because the cases go on for years and years. So we may have the law. We have a law for stalking. I'm happy to know that you're working for acid attack victims. But what I have seen, that it is stalking which eventually leads to acid attack and rape. But when a girl tells her parents that somebody is stalking her or chasing her or is eyeing her, the parents take it lightly and they feel it's not something to be worried about, and they don't go and lodge a complaint. And maximum acid attack is because of stalking. But we have a specific offense for stalking only in 2013 after Nirbhaya case, when you would have countries like Bangladesh which declared death penalty for acid attack 10 years back. We got an offense for acid attack, that is 326A, only in 2013. So there are certain crimes which we've taken for granted, and now only we are waking up. So one issue is having the law, but then the conviction is so poor that all the criminals go scot-free or the witnesses turn hostile. I mean, if you go in the Asaram case, 3 witnesses have been murdered.
In fact, any case you go, witness turn hostile or they are murdered, we don't have a witness protection. So these are the reasons. And even we do character assassination of the girl who has the courage to come forward and talk about sexual harassment. So these are the reasons, even though we have the law, we have been unable to protect our women in India particularly. And that is very true that we are scared as mothers of young girls. We are always on tenterhooks. Okay, that's again a very, very interesting point, and we are going to come into the details a little later. Nisha, you move in a particular niche echelon of society, and people normally feel कि वहाँ तो सब कुछ अच्छा है, problem नहीं होती है, which you will agree is not exactly the truth. The other thing is that even when we talk of film stars, a top film star would be, I'm coming to your point on financial independence. A top film star, if he commands, say, about 50 crores, a woman of that standing will only command 20 crores, right? So what are these specific issues that you think we can bring out from a society that everybody looks up to, says, oh, sab to acha hai, but what exactly is behind the scene? Firstly, good afternoon to this absolutely wonderful audience, a full house, congratulations. And a wonderful forum, Vidyotma. Congratulations for putting it together with my able panelists, very esteemed, and I have the privilege to know all of them. I think women empowerment starts with women who have had the courage to do what these women have done. To answer Vidyotma's question, firstly, Vidyotma, I may appear to belong to a certain echelon, but I have worked extensively since the age of 15 in the poorer echelons of society, in the underprivileged classes, and in women's education. Yeah. So, yes, one does live in a particular echelon, but I'm aware of what is going on in our country. And I'm very keen that more such panels are initiated where we could bring up the problems and also discuss how we could empower women. To me, empowerment, freedom. And your question is about, women from the upper echelons of society. Do they have freedom? Point one, if they have freedom, are they using it well? Are they using it to use that education in a valuable way? Or are they wasting away that seat which they took, the MSc or the MBA seat that they took, to actually pursue a career? Or are they wasting that seat that they took from somebody else to attend kitty parties? That's my first question. And my second question is there still shared responsibility between husbands and wives? Why is there still that level of blackmail where a husband says, "Main to kama raha hu"? Why does a husband not, especially when there are secretaries traveling from Malad in a train to town, why does she have to make the tiffin of the children? Why does she have to, do all the washing, the laundry, and the man goes to work and expects his cup of tea, his newspaper, and his biscuit on the table? So shared responsibility is still not something that I see in our country. All our men and all our women here insist upon shared responsibility. Bring up your child together. Corporates, why is there not still an ecosystem of empowerment and jobs for women? Why is there not an ecosystem like Unilever and McKinsey have inculcated, where there is women are encouraged to come back after a maternity break? And why are women not, why do you not push women to even perform through their maternity break? So the onus lies not only upon men, and men bashing does not solve this problem, like Vidyotma said. Vidyotma, I totally agree with you. You don't bash men, you make them the wind beneath your wings. After all, they are the people, like every man has a successful woman. I have two successful men behind me, my father and my husband, encouraging me all the way. My father took me to board meetings when I was 10 years old to introduce me to the corporate culture. Another very important thing, they say bhavishya for a boy child. Where is the bhavishya for a girl child? Why is a man always thought of as a career performer and a child, a young girl, not told from that age onwards, aapko to kuch banna hai? So that bhavishya aspect has to be focused on even for a woman, even for your girl.
Even for, so fine, you save the child, you don't allow female infanticide, you bring her. But why is her goal like the same as Pride and Prejudice, where a woman was, her greatest ambition was to marry well? No. Today, you know, I write this column on relationships. Do you know the latest trend is people are getting married at 50 and 60 and freezing their eggs? Why? Because there's a world ahead for you to perform and a world ahead for you to do what you want to do. So yes, I think there's a lot happening in our country, but we need, all the mothers here need to inculcate value systems upon boys. You know, the young boys, the Lal, has to be taught respect for his sister, respect for his mother, respect for a girl. Yeah, okay, And if you teach respect at that age, rape, trust me, rape will be cut by nearly half. Because it's at that age when you're so sensitive and you're so connected by that umbilical cord that you listen to your mother. You say, yes, I have to respect women. Vidyutma. Yeah, very, very valid points raised by all of you. Now here, when we're talking about sensitizing men, I believe there is also a way that we ought to bring up our women. Like quite often the women at home, the girls, as we're talking, tu to ladki hai na, tu rehne de beta, bhaiya karega. You know, that's the way we bring up girls. And also, a woman quite often, even in educated sector, and Amrita, I was going to come to you on this, do not have the freedom to wear what they like, to take their own decision about their career, to be their own person. We are talking among women who have had the privilege of being themselves, but there are so many educated, talented women who do not have that privilege. So where do you think it's coming from, and what do you think we ought to be doing about it? For women to be able to take their own decisions. I think so, as Nisha said, that it is about the family, about the upbringing. Most of the families feel and make the girl feel since childhood that yes, she has to be educated, she has to be prim and proper, but final destination is marriage. Which shouldn't be the aim of life, only aim of life, definitely. And secondly, there are these families like ours. You would also agree, I agree, that we have started bringing up our girls like boys. But have we started bringing up our boys like girls? The boys should also understand feminism. They should understand how to respect women. And for that, you have to bring them up with the psyche that how a girl can also feel and how she should be respected. So as we all agree that it's not about bashing up or competing with a boy, but it is about finding that harmony, finding that we should actually complement each other. There are so many qualities with which a woman can rule, including love and compassion. So we as women, we can grow with these kind of qualities in us, if not muscle power, and also muscle power if we need. But finally, it is about letting a woman decide how she wants to be portrayed, how she wants to be accepted in the society. And we should be open with, we should have open arms to accept a woman as she is. As the panelists have said, what we need today, in today's worlds, are not models, more of role models. And these role models have to reach not just cities, but they have to reach the villages. In the villages, when we started 3 years back, the literacy rate was around 42-43%, which has come up to 75% in both the villages, 75 to 78%. And the ratio of male is to female in both the villages was around 947 to 950 to 1,000 males. But I'm happy to say that these villages have no infanticides, and otherwise they are open defecation free, which helps them to be educated in their respective schools. There are a lot of self-help groups which we have developed in these villages, which are into poultry, into farming, into other allied activities which have helped women to come up. But what we saw is after they started earning, now the average earning is between 12 to 15,000.
But after they started earning, they used to come back home and give back the salaries to their respective husbands. I feel that that is not complete empowerment. When a woman gets her salary, she should be able to decide how to deploy it or how to use it. So those ladies were trained also in financial management, managing their finances however they would be. And especially girls in these villages, now that they are aware of these things, they are prepared for the future plans. They all have great aims, and there are so many NGOs and even the schemes of government which they were not knowing otherwise, which have been told to them, which are helping them a lot. So it is about going to these villages personally. I'm sure if Nisha goes to any of my villages, the girls will be so inspired. Similarly to any one of us, if we go to these villages, the girls will be inspired. And especially the mindset which is there now, it is changing. I see village girls now in jeans, tops. They wear it and it is acceptable. So there is change, but it is gradual. Recently I read this book which is called Inferior, How Science Got Women Wrong, written by Mrs. Saini. Now, in fact, science being a field which is so vast with intellectuals in it, still there is discrimination regarding women in this field also, not just in India, world across. So villages, they definitely have a long way to go, but the path is carved and we just have to support them the way we can. That's very, very, very valid points here. Now, panel discussion today. You were wonderful as always. What do you have to say about DISCON and women empowerment? This DISCON every year is a landmark activity which is conducted by the Rotary. I have been associated it for a long time, but today as a panel speaker, which had illustrious speakers like this, the Chief Minister's wife Amrita Fadnavis, Nisha Jamwal, also Vikas from Namita Vikas from Yes Bank. I think the future is ours because now the woman is realizing that she will not tolerate any injustice. The women today know she's confident, she's educated, and she's not going to take things lying low. So that is the confidence which will take the women forward. However, it is true that a lot of crime is happening against women, and that is why it is necessary that the laws become more effective, the judiciary becomes faster, speedier, and the criminals are put behind bars, because till the time there is safety and security, the whole concept of Beti Bachao, Beti Padhao will not be successful. So first thing which we demand as a fundamental right is our safety and security for women, and then comes education, and then is anything else. But yet India is changing, and I can visualize the Indian women powerful, strong and economically independent in the years to come. What do you have to say about the panel discussion on women empowerment today at the Rotary Club? I'm happy and honored to be here at Rotary Club DISCON Utsav program, and panel discussion, as you would have witnessed it, it was very, in fact, empowering. It plugged in a lot of ideas which I think so audience would have really taken in positively, and it should go around to them. We all are ambassadors, and we need men and women to be ambassadors of women empowerment, and that is the way ahead. Women empowered can really take over the world, so we have to take care that each woman gets equal opportunity, equal status, equal rights in her life to showcase her best and participate in nation development, in GDP development, and development of her own self and her family and society. Talking about
Yeah, it's a beautiful initiative. You all get to network with each other. You come up with such important issues. I just went through one stall where you have this Little Hearts Rotary, wherein you are contributing for congenital heart diseases of poor patients. Then I went to the tribal stall where you are helping out tribal children to get education through these tribal schools. So your social activities are praiseworthy, and please keep up this great work. Thank you. ये हमारा रोटरी का वार्षिक अधिवेशन है, एनुअल हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल होता है जनवरी और फरवरी के महीने में 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जब सारे रोटरियंस इकट्ठा होते हैं। हम लोग 2-3 चीज़ें करते हैं इसमें। एक तो हमको मुलाकात करते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है और हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। शाम के समय मनोरंजन का कार्यक्रम होता है ताकि हम सब एक जगह बैठकर कुछ मनोरंजन पा सकें। और फेलोशिप जो रोटरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, फेलोशिप यानी मिलना जुलना, वो पूरा काम हमारा 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में होता है। और इस वर्ष हमने विशेष तौर पे डिस्कवर द डिफरेंस के नाम से हमने कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। ये अलग अलग लोग तबके के लोगों को बुलाया हुआ है हमने, जो कुछ प्रसिद्ध लोग हैं वे भी और जो गुमनाम प्रहरी जैसे लोग हैं वे भी बुलाए हैं। और हमारा मकसद है कि इस तरह के आयोजन करके एक दूसरे से मिलकर हम समाज की सेवा कर पाएँ और उसके बारे में कुछ नया विचार विमर्श कर पाएँ, इसलिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पैनल डिस्कशन में दोपहर को सुबह हमारे एक स्पिरिचुअल वक्ता थे भूपेंद्र भाई पंड्या, उसके बाद हमारे एक एसीपी थे, उन्होंने स्पीच दी। उसके बाद हमारे बीच थे बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर सर्जन बैरियाट्रिक सर्जन मुफज्जल लकड़वाला थे। महिलाओं की परिचर्चा हुई जिसको मॉडरेट किया विद्योत्तमा शर्मा ने, और उसमें नमिता फडणवीस, नमिता विकास, आभा सिंह और निशा जामवाल ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा सराहा गया वो कार्यक्रम। अभी गुमनाम प्रहरी के तौर पे बांदा से आई हुई एक महिला है, खबर लहरिया की प्रायोजक हैं, और उसको उन्होंने स्थापित किया है। वो गाँव में अखबार निकालती हैं महिलाओं की जागृति के लिए। वो उत्तर प्रदेश बांदा से आई हैं, वो अभी बोल रही हैं। उसके बाद हमारे बीच और भी गुमनाम लोग हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि उन्हें लोगों को बताएं कि ऐसे लोग भी समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे निरंजन हिरनंदानी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, हिमेश रेशमिया हैं और बहुत से लोग हैं। और कल भी हमारा पूरे दिन का पैक्ड कार्यक्रम, कल सुबह हमारे बीच हैं शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे, और हमारे बीच पूरे दिन स्पीकर्स हैं, लिस्ट मौजूद है उसकी। बिल्कुल लोग बहुत खुश हैं। रोटेरियंस तो हम लोग हर साल मिलते ही रहते हैं, मगर हमारा मकसद ये रहता है कि मेल मिलाप फेलोशिप हो, लेकिन साथ में कुछ ले जाएं। दे शुड टेक बैक समथिंग होम। तो महिलाओं का जो कार्यक्रम हुआ और सुबह जो मुफज्जल ने जो बोला, निश्चित रूप से देयर इज़ अ गुड टेक होम। थैंक यू so much, thank you. Which it will, because the work is started, tailored and other things, and we have a good chief minister who's really doing it, and he's got a beautiful wife who was here also. So that's a plus point. So you've got lots of influence over here to get the work of the railway and all this infrastructure to be done on time. Second policy which really went wrong was some time which is really going to be different. My time is over now. What do? Can I have 5 minutes? Yes. All right. I have too much to say, and I really, okay. अगर प्रफुल्ल शर्मा उनके नीचे लिखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा ही रहने वाले हैं, जो 25 साल पहले थे और आज भी हैं। सर, मंच आपका है। थैंक यू, नमस्ते। खामोश। With an attitude of gratitude, first and foremost, I would like to applaud, congratulate, and salute Rotary International, and all of you who have assembled over here to encourage the people who deserve, desire, and the people who are good in your eyes. This is an evening of हौसला अफजाई I have been called, and ये आप देख लीजिए, गौर करें
कि मैं जो कह रहा हूं वो बगैर किसी स्क्रिप्ट के कह रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो मन की बात तो कर नहीं सकता हूं। मन की बात पे तो पेटेंट राइट किसी और का है। मैं दिल की बात कर रहा हूं, और दिल की बात यह है कि आप लोग, और खासकर रोटरी और रोटरी के जितने लोग हैं, ऑल द इन्फ्लुएंशियल पीपल, एलीट्स, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट in terms of upliftment, in terms of our great society, great nation. And I also, certainly consider you as Guru Bhais, because I have come into politics under my social obligation, and before coming into politics, I used to be a very active participant. Mr. late and great Mr. Sunil Dutt had introduced me to the nation-building organizations like yours, and I would come, listen to them, join them, and learn a great deal from them. Today also, while listening, I was very surprised the way Rotary is functioning, and the Rotary is asking, calling, inviting people like many people have invited, but I was just amazed, almost hypnotized, listening to the great friend of ours, Niranjan Hiranandani, and Gauri Sawantji. Wonderful, wonderful. Again, and that's why जब प्रफुल्ल शर्मा जी, विदिता शर्मा जी ने कहा कि आप रुक जाएं, गौरी सावंत को बोलना है, आप माइंड तो नहीं करेंगे? हमने कहा नहीं, बहुत खुशी होगी। और मैं रुक के सुनता रहा। मुझे भी लोग कहते हैं अच्छा ऑरेटर, कई जगह लोग मुझे कहते हैं ऑरेटर पार एक्सेलेंस, और बहुत कुछ ऑरेटरी के मामले में या क्राउड पुलिंग के मामले में बगैर ट्रक का बसेस में भरे हुए खुद ब खुद जो खींच के आते हैं, ऐसे क्राउड पुलिंग के मामले में शायद मेरा भी एक अच्छा खासा नाम है, ऑरेटरी के मामले में भी। लेकिन आज जो दो चीज़ें गौर की हैं मैंने, पहला मेरा ऑब्जर्वेशन बिफोर आई कम टू द मेन टॉपिक, और शायद हमको टाइम दिखा दे उसके पहले, मैं ये बता दूं कि जो कॉन्फिडेंस जिस तरह से निरंजन हिरानंदानी कह रहे थे, द वे ही स्पोक, क्या कंफर्ट लेवल, क्या कॉन्फिडेंस, और क्या डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज। तभी मैंने अपने मित्र प्रफुल्ल शर्मा जी को कहा कि ये निरंजन हिरानंदानी तो 25 सालों से ज़्यादा वैसे ही दिख रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं, वही लुक है, द वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर। गजब कर दिया इन्होंने जो स्पीच दिया, तो ये और ऊपर से अभी मैंने बहुत कुछ सीखा गौरी सावंत जी से, कि जिस तरह से इन्होंने पेश किया, जो लोग समझेंगे मेरी बात को, उनको मैं अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि इनका भाषण नहीं था, इनकी ओरेटरी नहीं थी गौरी सावंत जी की। आई डू नॉट नो हाउ वुड आई ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, बट जो इन्होंने बोला है उसको राष्ट्रभाषा में कह सकते हैं कि इन्होंने शब्द चित्र खींच दिया। शब्द चित्र जो ये कह रही थी वो मैं देख रहा था, और मैं जानता हूं जो कह रही थी वो आप लोग भी देख रहे थे। और फिर बोलने का शॉर्ट सेंटेंस लेकर ह्यूमर के साथ तुलसी के पौधे के दरवाजे के बाहर मुझे लगा दिया गया। ये सब मैं समझता हूँ मुझे ही नहीं, अच्छे अच्छे नेताओं को सीखना चाहिए। आज सारे इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी जगह जगह मौका मिला, भाषण देना शुरू कर दिया, पब्लिक देखी, हटने का नाम नहीं लिया, बोरिंग स्पीचेस, सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं होता है, कंटेंट बहक जाता है। मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए एक स्कूल अगर खोल सकती तो ये खोल सकती थी गौरी सावंत, और लोग सीखते हैं उनसे।
बहरहाल मैं इस टॉपिक पे आ जाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। एंड द टॉपिक इज कि सिनेमा के लोग, फिल्म स्टार्स, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो सक्सेसफुल होंगे, क्या फिल्मों में आना, पॉलिटिक्स में आना ठीक है उनका, ठीक रहेगा, कुछ ऐसा ही आशय है इसका। पहले तो ये बता दूं कि टॉपिक बहुत पुराना है। ये सवाल सालों के बाद फिर से पूछा जा रहा है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। आज तक वन ऑफ नॉट नहीं बल्कि परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स आज तक फिल्मों से आए हैं और एक्टिंग से आए हैं। एम.जी. रामचंद्रन, लेट एंड ग्रेट मिस्टर एम.जी. रामचंद्रन, हमारे ये एन.टी. रामाराव, जयललिता, करुणानिधि, अभी रजनीकांत और कमला हसन भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, वी वेलकम देम। व्हाई नॉट? व्हेन आई सेड व्हाई नॉट, पीपल आस्क व्हाई फ्रॉम सिनेमा? एन आंसर इज व्हाई नॉट फ्रॉम सिनेमा? You don't ask a farmer if he comes to politics. You don't ask a businessman. You don't ask a doctor or an engineer or a lawyer. कितने बड़े बड़े लॉयर्स, कितने बड़े बड़े नेता बने, उनसे तो नहीं पूछते हैं। बट सिनेमा के लिए कंटेम्प्ट क्यों? उसी तरह जैसे आज के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल को कंटेम्प्ट है। आज कंटेम्प्ट है, दो डोंट बिलीव आवर लीडर्स एनी मोर नाउ। वो लगता है भाषण है, हॉलो है, खाली बोलते हैं, खोखले बोलते हैं। आई रियली फील वेरी फॉर्चुनेट दो कमिंग फ्रॉम सिनेमा एंड सिनेमा वर्ल्ड। क्या इट मस्ट बी, यू मे नॉट अग्री विथ मी, you agree with me or may not agree with me, but one thing is there, कि till date I am loved and respected, and they understand that this is one of the very few men in today's politics who has got not a single allegation of corruption against him. आज image ठीक रखिए, because you are my strength. I learn from you, keep on learning. आप लोग हमारे strength हैं, और इसीलिए I can look into your eyes. I have been the Cabinet Minister of Health and Family Welfare. That too, that was a record from film industry ever. Center में, regional films में, you have seen film people coming and like becoming Chief Minister. But never ever before there was anybody who became the Cabinet Minister. Fortunately, with your love and affection and grace of God, the record was created. The first time ever any film personality was made a full-fledged cabinet minister, and his name happens to be Shatrughan Sinha, Health and Family Welfare. And then cabinet minister of shipping. Not only that, I'm talking about the films, people coming from films. Ki those who have come into films, especially they are being questioned. Let them also realize that despite difference of opinion, यहां देख रहा हूं, डिस्कवर द डिफरेंस। आई कम फ्रॉम ए पार्टी जिसके बारे में कहा था पार्टी विद डिफरेंसेस, नहीं डिफरेंसेस नहीं, अभी हो सकता है, बट पार्टी विद डिफरेंस, उसको उस पार्टी से आता हूं क्योंकि इसकी अपनी खासियत है, अपनी खूबियां हैं। अभी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, बट दैट्स विद इन द फैमिली। उसके लिए आपको और बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म के लोग जब आते हैं तो चैलेंजेस क्या होते हैं, उनको शुरू में लोग सीरियसली लेता नहीं है। उनको लगता है अरे सिनेमा वाला ये तो बस खामोश बोलेगा, एक्टिंग करेगा, कुछ नहीं होगा। आपको सेल, यू हैव टू सेल विद द टाइड। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, जमीन पे उतारना होगा। दैट इज व्हाई व्हेन आई entered into politics under my social obligation, after having inspired by the late and great Mr. Jayaprakash Narayan, I chose to come and join opposition. I could have been very well welcomed by the ruling party. They wanted me, but I said no. Anybody who wants to come into politics, the best platform would be of the opposition. Here you learn the rule of the game. You struggle. You learn a lot. You unlearn also many things. You learn from your leaders. Slowly but surely, you move forward. And then, of course, as I move forward, slowly but surely, fortunately, then the record was created. As I said earlier, I became the cabinet minister.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.